Japan's economy eked out 0.1% growth in the October-December quarter. We start with the story of choraku. That's a Japanese term meaning falling behind. In the 1980s, Japanese industry was the envy of the world in a variety of sectors such as automotive, electronics, and steel. 1980s के एंड तक जापान दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल देशों में से एक था। इसकी इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही थी और टेक्नोलॉजी एडवांस थी और लोगों को लगता था कि फ्यूचर जापान का ही होगा। और टोक्यो की जमीन इतनी महंगी हो चुकी थी कि लोग बोलते थे कि टोक्यो की जमीन की वैल्यू पूरे अमेरिका से भी ज्यादा है। मतलब क्राइसिस के पहले जापान अपने पीक पर था। ये ग्रोथ रियल काम से ज्यादा एसेट प्राइस पर बेस्ड थी और रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट आर्टिफिशियली महंगे हो रहे थे। 1990 saw the key Nikkei index in Tokyo suffer heavy losses, and now there are growing concerns that Tokyo's real estate market may be next. और बैंक्स बिना प्रॉपर चेक के लोन्स दे रहे थे और कंपनीज भारी बोरोइंग उठा रही थी और जो इकोनॉमी का बेस था वो प्रोडक्शन नहीं बल्कि क्रेडिट बन चुका था। बाहर से सब स्ट्रॉन्ग लग रहा था लेकिन अंदर से सिस्टम कमजोर पड़ गया था। $1990 के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और सिर्फ 2 सालों में शेयर्स की वैल्यू 60% डिक्रीज हो गई और इसके थोड़े ही दिनों बाद रियल एस्टेट मार्केट भी क्रैश हो गया और जो लैंड प्राइसेस थी वो गिरने लगी। और ये कोई नॉर्मल स्लो डाउन नहीं था बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल झटका था जिसमें लोगों और बैंक्स का पैसा एक साथ डूब गया। 1991 से 2003 के बीच जापान की एवरेज जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1% के आसपास रही और ईयर 2000 के बाद भी ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम रही। डेवलप्ड कंट्री के लिए ये बहुत स्लो स्पीड थी। इकोनॉमी टेक्निकली ग्रो कर रही थी पर प्रैक्टिकली रुक चुकी थी। 1995 में जापान का नॉमिनल जीडीपी लगभग $5.5 ट्रिलियन था। 2025 तक ये घटकर अराउंड $4.2 ट्रिलियन रह गया। वर्ल्ड जीडीपी में जापान का शेयर 18% से गिरकर लगभग 3 से 4% हो गया। मतलब जापान सिर्फ स्लो नहीं हुआ बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी की लिस्ट से साइड में चला गया। इस क्राइसिस का असर सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं था, लोगों की सैलरी बढ़नी बंद हो गई। रियल वेजेस लगभग 11% तक गिर चुकी थी। पर कैपिटा इनकम डिकेड्स तक ऑलमोस्ट सेम रही और 2010 तक एवरेज फैमिली 1980s जैसी इनकम पर जी रही थी। सालों बीत गए पर लोगों की लाइफ बेटर नहीं हुई। जापान में सालों तक प्राइसेस या तो सेम रही या फिर गिरते रही और इसी प्रोसेस को डिफ्लेशन कहते हैं। जब प्राइसेस गिरती हैं तो लोग खर्चा करना कम कर देते हैं और कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देती हैं। सैलरी कट होती है और पैसा खर्च करने से ज्यादा बचाना ज्यादा अच्छा लगता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो इकोनॉमी होती है उसकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है। क्योंकि देखिए जब लोग पैसा खर्च ही नहीं करेंगे और कंपनीज इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगी तो ग्रोथ कहां से दिखाई देगी। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट लगभग 0 कर दिए पर डिफ्लेशन की वजह से 0 इंटरेस्ट भी महंगा लगने लगा। इस सिचुएशन को जीरो लोअर बाउंड कहते हैं। इस स्टेज पर नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती है, इकोनॉमी एक ट्रैप में फंस जाती है। एसेट प्राइसेस गिरने के बाद लोन्स के बदले रखी प्रॉपर्टी और शेयर्स बेकार हो गए। क्रेडिट सप्लाई स्क्वीज कर दी गई। ग्रोथ के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी लोन और इन्वेस्टमेंट वो सिस्टम से ऑलमोस्ट निकल गई। पूरे सिनेरियो को लॉस्ट डिकेड कहना गलत होगा क्योंकि पहले जो डिकेड आया वो सिर्फ 10 साल तक रहा, फिर उसके बाद 20 साल तक और फिर उसके बाद 30 साल तक। लो ग्रोथ, डिफ्लेशन, लो वेजेस, वीक कंजप्शन और वीक बैंकिंग सब एक दूसरे को बिगाड़ रहे थे। ये एक क्रैश नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक फेलियर था। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक टाइम पर जापान दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में आता था लेकिन 30 साल तक वो एक ही जगह पर अटका रह गया। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि जापान इतना एडवांस, डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजिकल था तो इस एक क्रैश के बाद वो वापस खड़ा क्यों नहीं हो पाया? क्या सिर्फ ये एक बैड लक था या फिर प्लान डिसीजन का एक साइड इफेक्ट? तो आज के NGRX के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक इंटरनेशनल डील ने जापान की पूरी डायरेक्शन को बदल दिया और इजी मनी ने कैसे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट को एक बबल बना दिया और कैसे एक गलत पॉलिसी डिसीजन ने एक कंट्री को पूरे 30 साल के ट्रैप में फंसा दिया। देखिए जापान का इकोनॉमिक क्राइसिस एकदम से नहीं आया, इसका इंपैक्ट धीरे धीरे हुआ। पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्रेशर आया, फिर गलत पॉलिसीज ने प्रॉब्लम को बढ़ा दिया और फिर उसके बाद एक बड़ा बबल क्राइसिस आया और इस पूरी कहानी का पहला ट्रिगर था प्लाजा अकॉर्ड। 22 सितंबर 1985 को प्लाजा होटल में दुनिया
दुनिया के कुछ पावरफुल देश मिले, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी। डिसीजन ये लिया गया कि यूएस डॉलर को कमजोर किया जाए और येन जैसे करेंसीज को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ये सब प्लानिंग के साथ किया गया, कोई एक्सीडेंट नहीं था। 1980 से 1985 के बीच यूएस डॉलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इस वजह से अमेरिका का माल महंगा पड़ रहा था और एक्सपोर्ट्स गिर रहे थे, फैक्ट्रीज प्रेशर में आ रही थी। सॉल्यूशन के तौर पर यूएस ने कहा करेंसी को एडजस्ट करते हैं। बाकी कंट्रीज ने तो हाँ कर दिया। एग्रीमेंट के बाद तुरंत डॉलर गिर गया और जापानीज येन तेजी से स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग येन का मतलब था जापान का एक्सपोर्ट महंगा हो गया। एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा झटका था। ग्रोथ स्लो होने लगी और रिसेशन का डर भी पैदा हो गया। और रिसेशन से बचने के लिए जापानीज गवर्नमेंट और बैंक ऑफ जापान ने पैसे को सस्ता कर दिया और इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया और मार्केट में ज्यादा कैश डाल दिया गया और बैंकों से बोल दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोन दो। इनका इंटेंशन तो अच्छा था, इनका इंटेंशन था कि देश को बचाया जाए, लेकिन आगे जाकर यही इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। बैंक से निकला हुआ पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में चला गया और जो शेयर प्राइसेस थे वो कंपनीज के परफॉर्मेंस को फॉलो नहीं कर रहे थे और लोग बिना कुछ बिजनेस जाने और बिना कुछ बिजनेस मॉडल समझे ऐसे ही पैसा लगा रहे थे। उस वक्त स्टॉक मार्केट एक जुआ बन चुका था। जापान में लोग मानते थे कि जमीन की कीमत कभी गिरती नहीं है, लेकिन जमीन का बबल क्रैश भी अब आ चुका था। देखिए हुआ क्या था, जब जापान ने बैंक से बोला कि और ज्यादा लोन दिए जाएं, तो लोन सस्ते दिए जा रहे थे और जब लोग लोन्स लेकर जमीन खरीद रहे थे तो जमीन की प्राइसेस गिरने लग गई थी। और ये बबल अब सिर्फ शेयर तक नहीं रहा बल्कि जमीन की प्राइसेस को भी इफेक्ट कर रहा था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्लाजा अकॉर्ड ने पहला झटका दिया, पर बबल सिर्फ उससे नहीं बना। असली फ्यूल था जापान की डोमेस्टिक पॉलिसीज। इजी क्रेडिट और लूज पॉलिसी ने स्पेकुलेशन को और तेज कर दिया। सिंपल शब्दों में कहूं, प्लाजा अकॉर्ड ट्रिगर था और इजी मनी एक्सेलेटर। 1989 के एंड में सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ये सोचकर कि स्पेकुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन ये डिसीजन बहुत ही लेट हो गया था, जैसे कि एक चलती ट्रेन पर ब्रेक लगाना। और फिर लास्ट में ये हुआ कि बबल फट गया। 1990 के आसपास स्टॉक मार्केट गिर गया, शेयर प्राइसेस क्रैश हो गए और लैंड प्राइसेस भी नीचे आने लगी। लोगों की वेल्थ खत्म हो गई, जो एसेट कल तक सिक्योरिटी थे आज बेकार हो गए। यहीं से ही लॉस्ट डेकेड की कहानी शुरू होती है। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज बैड लोन से भर गई, उनकी बैलेंस शीट कमजोर हो गई, लोन देना ऑलमोस्ट बंद हो गया। गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया पर लॉसेस को मानने में देर कर दी। इसी वजह से ज़ोंबी बैंक्स और ज़ोंबी कंपनीज का फेस आया। एसेट बबल का फटना एक मार्केट क्रैश नहीं था, इस बबल ने लोगों का कॉन्फिडेंस, डिमांड और फाइनेंशियल सिस्टम को सबको तोड़ कर रख दिया। और इसी क्राइसिस ने जापान को एक लंबे स्टैग्नेशन में धकेल दिया और इसे दुनिया आज लॉस्ट डिकेड्स के नाम से जानती है। 1990 के क्रेश के बाद नॉर्मली ये होता है कि कमजोर कंपनीज बंद होती हैं, बैंक्स अपना नुकसान मान लेते हैं और नई कंपनीज आती हैं, पर जापान में ऐसा नहीं हुआ। सिस्टम ने तुरंत दर्द से बचने की कोशिश की। इसे शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम छुप गई, पर लॉन्ग टर्म में वही प्रॉब्लम परमानेंट बन गई। क्रेश के बाद जापान में ज़ोंबी कंपनीज बढ़ने लगी। ज़ोंबी कंपनी वो होती हैं जो अपने प्रॉफिट से लोन का इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाती हैं, फिर भी बंद नहीं होती हैं। 1980s में ऐसी कंपनीज बहुत ही कम थी, पर 2017 तक ये काफी ज्यादा हो गई थी। जो कंपनीज बंद हो जानी चाहिए थी, उन्हें सिस्टम के सपोर्ट से जिंदा रखा गया। ज़ोंबी कंपनीज ना तो अच्छा काम करती हैं, ना ही इन्वेस्ट करती हैं और ना ही ये मशीन्स खरीदती है और ना ये रिसर्च करती है, फिर भी ये जॉब्स और पैसा पकड़ के बैठी थी। सिंपल शब्दों में कहें तो ये इकोनॉमी को आगे बढ़ने से रोक रही थी और फालतू में जगह घेर कर बैठी हुई थी। बैंक्स ने अपनी गलती मानने के बजाय उसे छुपा लिया। जिस कंपनी का पूरा लोन वापस आना मुश्किल था, उसे नया लोन दे दिया गया। इसे पेपर लोन पर ठीक दिखा रहा था। बैंक्स ने अपना नुकसान छुपा लिया, पर इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ। एक सिंपल बात को समझो, जब ज़ोंबी कंपनीज बढ़ती हैं तो इकोनॉमी की स्पीड गिर जाती है। जितनी ज्यादा ज़ोंबी कंपनीज उतनी कम प्रोडक्टिविटी। जापान में जब ज़ोंबी कंपनीज हो गई तो इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों धीरे धीरे मरने लगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि ज़ोंबी कंपनीज खराब थी, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने पैसे, लोन्स और वर्कर्स दोनों को रोक लिया। अच्छी कंपनीज चाहकर भी एक्सपैंड नहीं कर पाई। जैसे ट्रैफिक जाम में अच्छी कार भी फंस जाती है, वैसे ही अच्छी कंपनीज भी फंस गई। कुछ ज़ोंबी कंपनीज टाइम के साथ साथ बंद हुई, पर ज्यादातर वीक ही रही। जो थोड़ी रिकवर हुई, उनके दोबारा ज़ोंबी बनने के चांसेस भी ज्यादा थे। मतलब प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया गया, बस आगे के लिए टाल दिया गया। हेल्थ इकोनॉमी में कमजोर कंपनीज बंद होती हैं और नई कंपनीज आती हैं। इस प्रोसेस को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। जापान में ये सिस्टम काम ही नहीं कर पाया।
कंपनी को बंद होना मुश्किल हो गया। और जब खराब चीज बंद नहीं होती है तो अच्छी चीज भी ग्रो नहीं कर पाती है। जब ईयर 2000 में बैंक्स ने अपने बेड लोन्स को एक्सेप्ट किया और सिस्टम क्लीन किया, तब ज़ोंबी कंपनीज कम होने लगी। जैसे ही सफाई शुरू हुई, ग्रोथ के साइंस दिखने लगे। इससे ये क्लियर हो गया था कि बिना बैंक्स और ज़ोंबीज को क्लीन किए ग्रोथ पॉसिबल नहीं थी। जापान में सालों तक प्राइस बढ़ी ही नहीं। जब प्राइसेज ही नहीं बढ़ती तो लोग खर्च ही नहीं करते, और जब लोग खर्च ही नहीं करते तो कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती, सैलरी भी नहीं बढ़ती है। OECD के डेटा के अकॉर्डिंग 2022 के बाद पहली बार इन्फ्लेशन थोड़ी स्टेबल हुई। इससे पहले डिमांड पूरी इकोनॉमी को रोके हुई थी। जापान में बच्चे कम पैदा होने लगे, लोग ज्यादा बूढ़े होने लगे और काम करने वाले लोग कम होते गए और खर्च कम हुआ, सेविंग बढ़ी। जैसे जैसे देश ओल्ड होता गया वैसे वैसे इकोनॉमी भी स्लो होती गई। जापान पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट डेट चढ़ गया। जब डेट इतना ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट नए और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने से डरती है। हर पॉलिसी रिस्की लगने लगी। इसी वजह से सिस्टम और ज्यादा स्लो हो गया। जापान का लेबर सिस्टम जॉब सिक्योरिटी के लिए बना था। लाइफ टाइम जॉब, सीनियर बेस्ट सैलरी, अर्ली रिटायरमेंट। इससे स्टेबिलिटी तो मिली पर ग्रोथ नहीं। यंग लोग, वुमेन और स्टार्टअप्स अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे थे। सिस्टम सेफ था पर फास्ट नहीं था। जापान 30 साल तक इसीलिए अटका रहा क्योंकि क्रैश के बाद भी उसने इकोनॉमी को रिसेट नहीं किया। ज़ोंबी कंपनीज, बैड लोन्स, डिफ्लेशन, एजिंग पॉपुलेशन और स्लो पॉलिसी डिसीजन ने प्रोडक्टिविटी को मार दिया। हेल्थी फर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया और ग्रोथ को परमानेंटली स्लो बना दिया गया। और जापान के इस केस स्टडी से हमें 3 इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। लेसन नंबर 1 यह है कि क्रैश के बाद भी दर्द को अवॉइड करना सबसे महंगी गलती होती है। जापान ने क्रैश के बाद वीक बैंक्स और लॉस मेकिंग कंपनीज को बचाया और इसका रिजल्ट ये निकला कि ज़ोंबी कंपनीज जिंदा रही और हेल्थी फर्म्स का ग्रोथ रुक गया। क्राइसिस के बाद इकोनॉमी को रीसेट करना पड़ता है और कमजोर को एग्जिट देना होता है। और लेसन नंबर 2 ये है कि डिमांड और स्पेंडिंग को ग्रोथ के लिए जिंदा रखना उतना ही जरूरी है जितना की सप्लाई। और लेसन नंबर 3 ये है कि एजिंग पॉपुलेशन, लो इनोवेशन और रिजिड लेबर सिस्टम, इन सब ने जापान के ग्रोथ इंजन को बंद कर दिया। लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ पॉलिसी से नहीं बल्कि यंग वर्कफोर्स, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन से आती है। जापान की कहानी यही सिखाती है कि अगर क्रैश के बाद गलतियों को साफ नहीं किया गया, डिमांड को जिंदा नहीं रखा गया और प्रोडक्टिविटी पर फोकस नहीं किया गया तो एक रिच कंट्री भी डिकेड्स तक अटक जाती है। सो आई होप इस एपिसोड से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस एपिसोड को लाइक करें और ऐसे ही और वैल्यूएबल एपिसोड्स के लिए NGRX चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।